Hello everyone, how are you all? So लास्ट क्लास में हमने जो अभी हाल ही में 2021 में ही टीजीटी सोशल साइंस मेल का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। तो आज की क्लास भी उसी के ही कॉन्टिन्यूशन में है और हम कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, which of the following statements are correct about union state relation in India? इस क्वेश्चन में हमसे दो स्टेटमेंट हमें दी गई हैं। दोनों स्टेटमेंट किससे रिलेटेड हैं? यूनियन स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। और हमसे ये पूछा गया है कि कितनी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, एक करेक्ट है या कोई भी करेक्ट नहीं है, हमें बेसिकली यही बताना है। तो स्टेटमेंट्स देखते हैं। यूनियन हैज द पावर टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक। कि यूनियन मतलब संघ के पास पावर है कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करेगा, राज्यों को प्रोटेक्ट करेगा। किससे? एक्सटर्नल अटैक से, कोई एक्सटर्नल डिस्टरबेंस हो रहा है उससे। सेकेंड, यूनियन हैज द पावर टू प्रोटेक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टरबेंसेस। कि यूनियन के पास पावर है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा अगर आंतरिक अशांति, इंटरनल ही कोई डिस्टरबेंस क्रिएट होता है उससे। अब हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक करेक्ट है, दो करेक्ट है, दोनों नहीं है, या दोनों करेक्ट है। यही ऑप्शंस हमें गिवन है। तो देखो, एक्चुअली में ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यूनियन के पास ये दोनों चीजों की ही पावर है, संघ के पास ये दोनों चीजों की ही पावर है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा है उससे भी, और अगर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस हो रहा है उससे भी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बोथ वन एंड टू। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कौन से आर्टिकल के अंदर उसको ये पावर मिली हुई है, कौन से आर्टिकल के अंदर यूनियन के पास ये पावर है टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस एज वेल एज इंटरनल डिस्टरबेंसेस, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 355। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हमसे पूछा जा सकता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following states does not have a bicameral house? चार स्टेट्स के हमें नाम दिए हुए हैं। हमसे पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेट है जिसके पास नहीं है, डज नॉट हैव अ बाइकैमरल हाउस, द्विसदनात्मक सदन नहीं है। एक्चुअली दो टाइप के होते हैं। अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर की बात करूं तो यूनिकैमरल या बाइकैमरल होते हैं। यूनिकैमरल का मतलब कि एक ही हाउस है, ओनली वन हाउस, जो लॉज बनाएगा, टू मेक लॉज। बाई कैमरल जहाँ पे दो हाउस होते हैं जो लॉज बनाते हैं। जो एक हाउस होता है उसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जहां दो होते हैं उसमें से एक तो होता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर दूसरे की बात करूं तो वो होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये दो होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। लेजिस्लेटिव असेंबली को हम विधान सभा भी कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो उसे विधान परिषद भी कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको ऊपर ऊपर से यूनिकैमरल और बाइकैमरल हाउस का इंट्रो दे दिया है कि यूनिकैमरल में एक होता है जिसे हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और बाइकैमरल में दो होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली विच इज ऑल्सो कॉल्ड विधान सभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे विधान परिषद भी कहा जाता है। अब हमसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा राज्य है जिसके पास बाइकैमरल हाउस नहीं है। बिहार, बिहार के पास है। सिक्किम, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के पास भी है, कर्नाटका के पास भी है। सिक्किम वो स्टेट है जहां पे यूनिकैमरल हाउस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, टोटल 6 स्टेट्स हैं, टोटल 6 स्टेट्स हैं जिनके पास बाइकैमरल हाउस है। 6 के नाम आपको पता होने चाहिए, जो जिनके पास बाइकैमरल लेजिस्लेचर या बाइकैमरल हाउस है।
बाकी जितने भी बचे हुए स्टेट्स हैं सब क्या फॉलो करते हैं, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। ठीक है, उन 6 राज्यों के नाम क्या है? पहला है यूपी, सेकंड है आंध्र प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है कर्नाटका, फिफ्थ इज बिहार एंड सिक्स्थ इज तेलंगाना। ये वो है 6 के 6 स्टेट जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर जहां पर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा अब आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री इज ऑब्टेन्ड ऑन डैश। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इस वर्ड पे फोकस करो, बहुत इजी क्वेश्चन ही है ये वैसे, कि कैसे निकाली जाती है। बेसिकली हमसे फॉर्मूला पूछा गया है कि कैसे हम पर कैपिटा इनकम, एक कंट्री की पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट करते हैं। ऑप्शन देखो, डिवाइडिंग टोटल एक्सपेंडिचर बाय टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल इनकम से डिवाइड करके आएगा, या फिर नेशनल इनकम को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाएगा तब, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सेविंग बाय टोटल पॉपुलेशन, मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रोडक्शन बाय टोटल पॉपुलेशन। देखो सबसे पहले इस चीज पे फोकस करो, पर वर्ड की बात करिए, पर कैपिटा या कुछ भी अगर जो होता है जिसमें हम पर लगा देते हैं कि प्रति व्यक्ति, पर मतलब एक हो गया ना। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? पर कैपिटा इनकम का मतलब भी बेसिकली होता है, अगर मैं लेमन टर्म्स में बात करूं, कि एक कंट्री में एक आदमी की इनकम कितनी है, मतलब मीन इनकम कितनी है पर कैपिटा। तो जब भी पर की हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई वाले ऑप्शन को भूल जाओ, होगा तो डिवाइड ही होगा। और पर कैपिटा इनकम, एक व्यक्ति की इनकम आप एक तरीके से कह सकते हो। तो वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, नेशनल इनकम को जितनी भी उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा, पर कैपिटा इनकम। क्लियर? तो इसका आंसर अब क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिवाइडिंग द नेशनल इनकम बाय द टोटल पॉपुलेशन। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। NPA to an account by a bank should be classified as such only if the interest payable and charged during a quarter is not fully serviced within dash from the end of the quarter। इतना लंबा चौड़ा इन्होंने क्वेश्चन बनाया हुआ है, हमसे पूछा कुछ भी नहीं गया है, इजी क्वेश्चन है काफी। एनपीए की हम बात कर रहे हैं, दिस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हम सब ने सुना होगा इस टर्म का नाम, एनपीए है। अब इतने ज्यादा कुछ लास्ट 5-6 साल से देखा जाए तो एनपीए बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ये एक कंसर्न है। हाँ जी, तो एनपीए विच इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, होता क्या है, देखो जब बैंक है, बैंक लोन देता है, तो बैंक के लिए वो एक एसेट हो जाता है, क्योंकि उससे वो इंटरेस्ट कमाता है। और जो लोन लेता है, जो बोरोअर होता है, उसके लिए वो लाइबिलिटी हो जाती है। तो होता क्या है, जो भी डेट होती है, अगर किसी व्यक्ति ने, सपोज जो एक बोरोअर है उसने लोन लिया बैंक से, तो उसकी एक पर्टिकुलर डेट फिक्स होगी कि उस डेट पे उसे इंटरेस्ट देना है, जो इंस्टॉलमेंट है वो देनी है बैंक को। उस डेट से अगर 90 दिन तक, 90 डेज तक, मतलब अब उसने उस दिन पे नहीं किया और उसके बाद 90 डेज तक अगर वो पे नहीं करता, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक के लिए वो क्या बन जाता है, एनपीए। मतलब अगर एक बोरोअर ने अपना इंटरेस्ट, जो भी उसका इंटरेस्ट पेमेंट है या जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी उसकी डेट है जिसपे उसे पे करना है, उसके बाद 90 दिन तक अगर वो पे नहीं करता है, तो वो क्या कहलाता है, एनपीए। तो कितने दिन का टाइम होता है वो, 90 डेज। और अगर आप टाइमली अपना जो भी इंटरेस्ट है या फिर प्रिंसिपल अमाउंट है, इंस्टॉलमेंट है, वो पे कर रहे हो, तो आप क्या कहलाते हो बैंक के लिए, स्टैंडर्ड एसेट। ये टर्म भी याद रखिएगा। एनपी तो तब बनोगे ना अगर 90 दिन तक नहीं पे करोगे, जो भी आपका डे है उसके बाद आप 90 दिन तक नहीं पे करोगे तब। लेकिन अगर आप टाइमली पे कर रहे हो तो व्हाट, आप क्या कहलाओगे, स्टैंडर्ड एसेट। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which pair of types of political party, name of political party is correct?
हमें दो कॉलम्स गिवन है, तो जो ये वाला कॉलम है, द फर्स्ट कॉलम, ये टाइप है पॉलिटिकल पार्टी के, मतलब जो भी राजनीतिक पार्टी हमें गिवन है ये उसके प्रकार है और ये उसका नेम है कि कौन सी पार्टी है, वो नेशनल पार्टी है या स्टेट पार्टी है। तो सबसे पहले हमें ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट हमारा पॉइंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई के नाम से आप लोग जानते होंगे। हमने इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है कि इसी से निकल के हमारा सीपीआई एम, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट फॉर्म हुआ था इसी से निकल के। हमने एक डिस्कशन भी किया है उस पे क्वेश्चन में काफी अच्छा, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस देखी होगी तो आपको जरूर याद होगा। तो यहाँ पे उसी की बात हो रही है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो नेशनल पार्टी है। जी हाँ, वो नेशनल पार्टी है, तो ये पॉइंट तो हमारा करेक्ट है। आम आदमी पार्टी स्टेट पार्टी है, यस, 2012 में फॉर्म हुई थी, स्टेट पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इससे आप टीएमसी के नाम से जरूर जानते होंगे, वेस्ट बंगाल में बहुत एक्टिव है, ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, टीएमसी के नाम से आप जानते होंगे। तो क्या ये एक स्टेट पार्टी है? नो, टीएमसी इज अ नेशनल पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम सब जानते हैं, सबने इसका नाम तो सुना ही हुआ है, और यस ये एक नेशनल पार्टी ही है। तो यहाँ पे फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्या है? थर्ड। अब ऑप्शन में आओ, अब हमें देखना है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो वो आ रहा है हमारा इसमें, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, मैंने आपको बता भी दिया है, सीपीआई जो कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है 1925 कानपुर में फॉर्म हुई थी, नेशनल पार्टी है। आम आदमी पार्टी 2012 में फॉर्म हुई थी, स्टेट पार्टी है। टीएमसी जिसकी हम बात कर रहे थे, जो वेस्ट बंगाल में बहुत एक्टिव है, हमें ऑप्शन में गिवन था कि स्टेट पार्टी है, बट वो इनकरेक्ट था क्योंकि ये एक नेशनल पार्टी है। आईएनसी हम सब जानते हैं, ये एक नेशनल पार्टी। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? चार हमें ऑप्शन गिवन है, ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? नॉट। अब पहले तो यही देखना पड़ेगा ना हमें कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते क्या है, कौन से इंस्ट्रूमेंट है जिन्हें हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। मनी मार्केट से पहले आओ फाइनेंशियल मार्केट में। एक ऐसी मार्केट जहां पे जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज होती हैं, या तो वो बाय करी जाती हैं या सेल करी जाती हैं, या तो खरीदी जाती हैं या बेची जाती है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, उन्हें हम फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट की हमसे क्वेश्चन में हमसे मनी मार्केट ही पूछा है, हम पढ़ेंगे लेकिन दोनों ही। मनी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे जो सिक्योरिटीज है जो खरीदी जाती है बेची जाती है, कौन सी सिक्योरिटीज? जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होती है, शॉर्ट टर्म वाले जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनका मेच्योरिटी पीरियड 1 साल या तो 1 साल से कम होता है। इसी का उल्टा होता है कैपिटल मार्केट, ऐसी मार्केट जहां पे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो या तो बाय किए जाते हैं या सेल किए जाते हैं। मतलब जिनका मेच्योरिटी पीरियड मोर देन 1 ईयर होता है, 1 साल से ज्यादा होता है। डिफरेंस तो क्लियर हो गया। अब आओ मनी मार्केट के एग्जाम्पल्स पे, क्या होते हैं। ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट का एग्जाम्पल है, बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड कैपिटल मार्केट का एग्जाम्पल होता है। कॉमर्शियल पेपर भी मनी मार्केट का एग्जाम्पल है, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी मनी मार्केट का एग्जाम्पल है। अब हमसे पूछा क्वेश्चन में गया है कि नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, जो नहीं है, और नहीं कौन सा है? बॉन्ड, बॉन्ड नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें बहुत ध्यान रखिएगा, कभी अगर हमसे एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, हमें दोनों मार्केट पता है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, कि इन दोनों में से कौन सी मार्केट है जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए ज्यादा सिग्निफिकेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ को डिटरमाइन ज्यादा करती है, तो वो कैपिटल मार्केट होती है, क्योंकि वहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के साथ हम डील करते हैं ना, तो ग्रोथ को वही इम्पैक्ट करेगी। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंबल ऑफ तेलुगु देशम पार्टी? एक पॉलिटिकल पार्टी का हमें नाम गिवन है, हमसे ये पूछा गया है कि उसका सिंबल कौन सा है, ट्रक, स्कूटर, साइकिल या फिर कार। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। जो तेलुगु देशम पार्टी है उसका सिंबल है साइकिल। क्लियर? यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो इंपॉर्टेंट हैं उनके नेम मैंने लिखे हुए हैं, उनके सिंबल्स भी हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर में हमसे तेलुगु देशम पार्टी का पूछा गया है, हमसे इस एग्जाम में आगे किसी भी पार्टी का पूछा जा सकता है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन was launched in dash as a crop development scheme। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, कौन से साल में इसको शुरू किया गया था? 12 में, 7 में, 2000 में या फिर 2004 में? इसमें मैं आपको एक हिंट भी दे सकती हूँ कि ये जब स्टार्ट हुआ था ना, 11th जो 5 ईयर प्लान था, हिंट भी ये आपको वैसे ही पता होना चाहिए, इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा के ये पूछा जा सकता है कि 11th 5 ईयर प्लान से ये स्टार्ट हुआ था, मतलब उसी में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या होता है? 2007 से 2012। तो अब इस क्वेश्चन पर आओ कि ये जो मिशन था ये कब लॉन्च हुआ था? 11th 5 ईयर प्लान में, 2007 में। तो ठीक है, इसका आंसर हो गया बी, 2007 में आया था। हुआ क्या था, जो भी 5 ईयर प्लान के लिए जो मीटिंग स्टार्ट हो रही थी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू, तब उन्होंने इस रिजोल्यूशन को अडॉप्ट किया कि हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन को लॉन्च करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये था कि राइस, व्हीट, पल्सेस, तीनों के, राइस, व्हीट और पल्सेस, तीनों का जो भी प्रोडक्शन है उसे बढ़ाना था। राइस का 10 मिलियन टन से बढ़ाना था, व्हीट का 8, पल्सेस का 2। कब तक? उनका मेन था 11th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हो रहा था 2007 में, तब ये स्कीम लॉन्च हुई कि जब तक 11th 5 ईयर प्लान खत्म होगा 2012 तक, तब जाके इन तीनों क्रॉप का हम जो प्रोडक्शन है, एनुअल प्रोडक्शन है, वो इतना बढ़ाएंगे। राइस का कितना बढ़ाना था? 10 मिलियन तक, 10 मिलियन टन, व्हीट का 8 मिलियन टन और पल्सेस का बाय 2 मिलियन टन बाय द एंड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। जो 11th प्लान जब खत्म होना था 2012 में, तब तक। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इन एन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर इसे हम कह सकते हैं। सॉर्ट ऑफ इजी क्वेश्चन है ये, सब अटेम्प्ट कर सकते थे इसे। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? एक कैरेक्टरिस्टिक हमें बतानी है। हाई प्रोडक्टिविटी सिंड्रोम, कि हाई प्रोडक्टिविटी है? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है ऐसा। इनफॉर्मल सेक्टर की हम बात कर रहे हैं जहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी हो, नहीं। एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जो है उसका एब्सेंस होना, यस। इनफॉर्मल सेक्टर है ना, और अनऑर्गेनाइज्ड है। सोशल सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली इतनी नहीं होगी, एब्सेंट एब्सेंट ही होगी, वहां कहाँ होगी? टोटल गवर्नमेंट कंट्रोल, कि सरकार का कंट्रोल है उस पर, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और हाई पेमेंट, बिल्कुल नहीं। बल्कि इनफॉर्मल सेक्टर तो है ही हमारा ऐसा, आप कह सकते हो मेनली प्रोन टू अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अनऑर्गेनाइज्ड है। आप कह सकते हो लो वेजेस होंगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी, सोशल सिक्योरिटी भी बहुत कम, डिक्लाइन हो रही होगी या बहुत ही कम होगी, राइट। तो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से क्या निकल के आई? कि एब्सेंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Various types of population densities are calculated for specific purposes. Nutritional density is expressed as। हमसे पूछा गया है बेसिकली कि न्यूट्रिशनल डेंसिटी होती है, उसका फॉर्मूला बता दो कि वो होता क्या है। ऑप्शन देखते हैं। टोटल अर्बन पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल बैरन लैंड, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल
कल्टिवेटेड एरिया, टोटल रूरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल बैरन लैंड, या फिर एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल कल्टिवेटेड एरिया। न्यूट्रिशनल डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली इसको इतना सा बस याद रखो, आंसर अपने आप हो जाएगा। जो न्यूट्रिशनल डेंसिटी होती है ना, कि मैन टू लैंड रेशियो बताती है। क्या बताती है? मैन टू लैंड रेशियो। मैन की बात कर रहे हैं तो टोटल पॉपुलेशन आएगी, ना तो अर्बन आएगी, ना रूरल आएगी, ना एग्रीकल्चरल आएगी, नहीं, मैन की बात हो रही है, मतलब टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लैंड, तो टोटल कल्टिवेटेड एरिया। तो क्या फॉर्मूला बन गया? टोटल पॉपुलेशन डिवाइड में टोटल कल्टिवेटेड एरिया। तो आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। ग्रिफ्थ टेलर स्केल ऑफ डिस्कम्फर्ट वाज डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरी। आप लोगों में से काफी लोगों ने इस स्केल ऑफ डिस्कम्फर्ट के बारे में पढ़ा हुआ होगा। तो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 60 डिग्री फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्चुअली एक ग्रिफ्थ टेलर थे, इन्होंने एक स्केल ऑफ डिस्कम्फर्ट कंस्ट्रक्ट किया था। बेसिकली क्लाइमेट से रिलेटेड है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन को डिपेक्ट करता है। तो इनका जो ये स्केल था, एक क्लिस्मोग्राफ था इनका, उसके बेसिस के उन्होंने ये स्केल ऑफ डिस्कम्फर्ट को कंस्ट्रक्ट किया। 6 कैटेगरीज में उन्होंने इसे डिवाइड किया। अब हमसे पूछा गया है कि जो 55 डिग्री फ़ारेनहाइट से 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? यूजुअली अनकंफर्टेबल, आइडियल कंडीशन, ऑफ्टन अनकंफर्टेबल, या फिर वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल, कि बहुत ही कम हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। तो जो इसका आंसर है वो है, पहले आंसर ही देख लेते हैं, डी, कि जो 55 से 60 डिग्री वाला फ़ारेनहाइट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कि बहुत कम अनकंफर्टेबल होता है। यहाँ हमसे 55 से 60 वाला पूछा गया है, आगे एग्जाम्स में हमसे कोई और डिग्री उठा के पूछ सकता है, या यही पूछ सकता है कि स्केल ऑफ डिस्कम्फर्ट किसके थ्रू कंस्ट्रक्ट किया गया था। ठीक है, तो 6 की 6 कैटेगरीज हमें इसकी पता होनी चाहिए। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्रिफ्थ टेलर, इन्होंने क्लिमोग्राफ कहते हैं उसे, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कब? 1949 में। ठीक है, इसके बेसिस पे ही इन्होंने स्केल ऑफ डिस्कम्फर्ट को बनाया, जो क्लाइमेटिक कंडीशन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। 6 कैटेगरीज हैं, 6 कैटेगरीज यहाँ मेंशन है, आप पढ़ सकते हो। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना। जो 40 से 45 डिग्री होती है विल वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल, कि बहुत कम हमें अनकंफर्टेबल फील होगा। 45 से 50, 55 आइडियल कंडीशन, मतलब बेस्ट कंडीशन, जो सबसे सूटेबल कंडीशन है। 55 से 60 जो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में ही, वेरी रेयरली अनकंफर्टेबल। 60 से 65 समटाइम्स अनकंफर्टेबल, कि कभी कभी अनकंफर्टेबल फील होता है। 65 से 70 ऑफ्टन अनकंफर्टेबल, कि ज्यादातर अनकंफर्टेबल ही फील होता है। और 70 से 75 यूजुअली अनकंफर्टेबल, कि सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल जिस हमें हमें जो फील होगा वो कब फील होगा? 70 से 75 डिग्री वाले स्लॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, आर्कियन रॉक्स, दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, इसको डिटेल में पढ़िएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो आर्कियन रॉक है वो कवर करती है 2/3 ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्कियन रॉक? आर्कियन रॉक के टाइप्स होते हैं, हमसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा आर्कियन रॉक का टाइप है। बंगाल जेनेसिस, नीलगिरी जेनेसिस। अब ऑप्शन देखो, ओनली वन, सिर्फ बंगाल जेनेसिस या सिर्फ नीलगिरी जेनेसिस, दोनों में से कोई नहीं, या फिर एक और दो, दोनों। आर्कियन रॉक की हम यहाँ बात कर रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा इसके बारे में, किस इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम होता है प्री कैम्ब्रियन रॉक, सुना होगा आपने। सबसे ओल्डेस्ट ये रॉक है हमारी कंट्री की, सबसे ओल्डेस्ट, मतलब जो सबसे पहले फॉर्म हुई थी वो यही रॉक फॉर्म हुई थी, सबसे पहले जो फॉर्म होने वाली थी। हुआ क्या था कि जो मोल्ट जो अंदर का जो मैग्मा था वो बाहर आया, ठंडा हुआ, सॉलिडिफाई हुआ, अर्थ की क्रस्ट बनी, फिर तभी ये आर्कियन रॉक बनी।
ठीक है, सबसे पुरानी, सबसे पहली फॉर्म हुई हुई हमारी ये रॉक है। 3 टाइप की ये रॉक होती है, 3 टाइप की होती हैं। हमें ऑप्शन में अभी यहाँ 2 ही दिए गए हुए हैं, बंगाल जेनेसिस और नीलगिरी जेनेसिस, और ये दोनों ही आर्कियन के टाइप होते हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा डी, क्योंकि बोथ 1 एंड 2 दोनों होते हैं। तीसरा टाइप भी इसका देख लो, वो होता है, मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप होते हैं, राइट। दो तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थे और वो दोनों ठीक थे। बंगाल जेनेसिस भी होता है, नीलगिरी जेनेसिस भी होता है, एंड द थर्ड वन इज बुंदेलखंड जेनेसिस। ठीक है, क्लियर। तो 3 टाइप होते हैं इसके, बंगाल, नीलगिरी, बुंदेलखंड। प्री कैम्ब्रियन है, सबसे पुरानी है। अगर हमसे ये भी पूछ लिया जाए ना कि ओल्डेस्ट कौन सा होता है, तो वो भी आर्कियन रॉक सिस्टम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन इन इंडिया? इनमें से कौन सा आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग रीजन इंडिया का नहीं है, जहां पे मतलब आयरन और स्टील प्लांट नहीं है, वो बताना है। भिलाई, भिलाई में है भिलाई स्टील प्लांट। दुर्गापुर में भी है दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला में भी है। कानपुर में नहीं है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था नॉट, कि कहाँ पे आयरन और स्टील प्रोड्यूस नहीं होता है, वो कौन सा रीजन है, तो वो रीजन है हमारा कानपुर। क्लियर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी मैंने आपको ये तीनों बता दिए, भिलाई भी है, दुर्गापुर भी है, राउरकेला भी है। ठीक है। भिलाई कब स्टेब्लिश हुआ था? 1959 में। दुर्गापुर स्टील प्लांट कब उस पे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था? 1962 में। और राउरकेला कब सेटअप हुआ था? 1959 में। इसके अपार्ट, इसके अपार्ट ये भी जरूर याद रखना कि हर एक स्टील प्लांट को आयरन ओर कहाँ से मिलता है और कोल कहाँ से मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आयरन ओर कहाँ से मिलता है और कोल। जैसे भिलाई की बात करें तो आयरन ओर कहाँ से आता है? दिल्ली राजरा माइन से आता है। कोल कहाँ से आता है? कोरबा और कारगली कोलफील्ड से आता है। दुर्गापुर का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं किसी एग्जाम में मैंने पढ़ा भी है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन, कि उसको आयरन और कहाँ से मिलता है, तो वो नाउमुंडी से मिलता है। तो इसी तरीके से ये तो 3 है यहाँ पे, बाकी के जितने भी आपके और जो भी स्टील प्लांट इंपॉर्टेंट है, उनका भी ये जरूर पढ़ के जाइएगा कि उनको आयरन ओर कहाँ से मिलता है और कोल कहाँ से मिलता है। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो कंपेरेटिवली ईजी, ये अटेम्प्ट बहुत इजीली किया जा सकता था। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, जो 2011 का सेंसस है, जो जनगणना है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का मोस्ट पॉपुलस, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आंसर मोस्ट ऑफ द लोगों को, आप लोग को पता होगा, अगर हम 2011 की सेंसस की बात करें तो सबसे पॉपुलेटेड स्टेट है यूपी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर। फर्स्ट नंबर पे यूपी है, सेकंड पे कौन सा है? महाराष्ट्र, थर्ड पे कौन सा है? बिहार, और फोर्थ पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल। ये मैंने आपको टॉप 4 बता दिए, ये याद रखिएगा, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। अब अगर मैं इसको ऑपोजिट आपसे पूछूं, क्योंकि यहाँ मोस्ट पॉपुलस पूछा है, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है लीस्ट, लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो लीस्ट पॉपुलस है सिक्किम। ठीक है, क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू ड्राई एग्रीकल्चर, ड्राई एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, इसे ड्राई एग्रीकल्चर भी कहते हैं, ड्राई फार्मिंग भी कहते हैं, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इसके। विद रेफरेंस टू ड्राई एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसके ड्राई एग्रीकल्चर के रेफरेंस में इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? 100 सेंटीमीटर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन एरियाज विद लेस रेनफॉल, cereals like maize and millet are grown in this farming, या arid agriculture areas are highly vulnerable to soil erosion। अब एक एक करके पॉइंट उठाओ। सबसे पहला देखो, सबसे पहले
कि 100 सेंटीमीटर का प्रेसिपिटेशन, मतलब 100 सेंटीमीटर की वर्षा की बात कर रहे हैं, नहीं, दिस इज नॉट 100 सेंटीमीटर, दिस इज 50 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड, सीरियल्स लाइक मेज एंड मिलेट आर ग्रोन इन दिस फार्मिंग। मेज मिलेट ये ग्रोन किया जाता है, यस। मैंने डिटेल में भी बाद में लिखा हुआ है कि हम कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, यहाँ पे मेज और मिलेट की बात है, तो ये करेक्ट है, होती है। थर्ड, एरिड एग्रीकल्चरल एरियाज आर हाईली वल्नरेबल टू सॉइल इरोजन। जो ये वाले एग्रीकल्चर एरिया होते हैं, ड्राई एग्रीकल्चर लैंड्स जो होते हैं, यहाँ सॉइल इरोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो होते हैं क्योंकि बारिश कम होती है, जो मिट्टी होती है वो अच्छे से सूख जाती है ड्यू टू हीट, तो वो वहां पे इरोजन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये करेक्ट है। तो हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट करेक्ट है, सेकंड और थर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो 15th का आंसर क्या हो गया, ए। ठीक है। मैंने अभी आपको बताया सॉइल इरोजन के चांसेस ज्यादा होते हैं, यस। उसके अपार्ट कौन कौन सी क्रॉप्स इन ड्राई फार्मिंग के थ्रू ग्रो करी जाती है, मिलेट्स जिसमें ज्वार बाजरा रागी ऑयल सीड्स में मस्टर्ड ड्रेप सीड, पल्स क्रॉप कौन कौन सी, पिजन पी ग्राम लेंटिल, ये सब ग्रो होता है। क्लियर है। और वहां जो प्रेसिपिटेशन था रेन का वो 100 सेंटीमीटर नहीं होता, ड्राई फार्मिंग में वो 50 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पे एंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।